हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है इससे पहले वाली वीडियो में हमने गणित शिक्षण की शिक्षण विधियों को स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने पहली शिक्षण विधि के बारे में पढ़ा था, आगमन और निगमन विधि। तो चलिए अब हम दूसरी विधि के बारे में पढ़ते हैं, विश्लेषण और संश्लेषण विधि, एनालिटिक एंड सिंथेटिक मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्लेषण एवं संश्लेषण गणित शिक्षण की दो प्रमुख विधियां हैं। इनका जो प्रयोग है वो अधिकतर रेखागणित के शिक्षण में किया जाता है। यह तर्कशास्त्र की विधियां हैं। जैसा आपको पता होगा कि सबसे पहली विधि है विश्लेषण विधि। हम विश्लेषण विधि का अर्थ पढ़ते हैं, ठीक है। विश्लेषण विधि में अज्ञात से अपना तर्क प्रारंभ करके हम ज्ञात तक पहुँचते हैं, मतलब कि अज्ञात जिसके बारे में हम कोई चीज़ नहीं जानते, ठीक है। अज्ञात से अपना तर्क प्रारंभ करके हम ज्ञात तक पहुंचते हैं, जबकि संश्लेषण विधि में हम ज्ञात से अपना तर्क प्रारंभ करके अज्ञात तक पहुंचते हैं। इस विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर तथा ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो आपकी विश्लेषण विधि है, विश्लेषण विधि में क्या होता है, विश्लेषण विधि यह विधि विश्लेषण प्रक्रिया पर आधारित है। गणित की समस्याओं के विश्लेषण में हम इस विधि का उपयोग करते हैं। यह विधि रेखागणित में अधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। इस विधि की सहायता से किसी भी समस्या के कठिन भाग का विश्लेषण करके यह ज्ञात किया जाता है कि समस्या का हल किस प्रकार किया जाए। इस प्रकार समस्याओं के विभिन्न भागों को विच्छिन्न करना, विच्छिन्न मतलब अलग अलग करना, विभिन्न भागों का विच्छिन्न करने को विश्लेषण कहते हैं, ठीक है। विश्लेषण कहते हैं। विश्लेषण का अर्थ होता है तोड़ना, पृथक करना या इकट्ठी चीज़ों को अलग अलग करना। विश्लेषणात्मक विधि में हम समस्या सामग्री के भागों को अलग अलग कर देते हैं। विश्लेषण को प्रायः आगमन विधि तथा संश्लेषण को प्रायः निगमन विधि के साथ संबंधित किया जाता है। विश्लेषण विधि में समस्या के समाधान की खोज की विधि है, ठीक है। इसे स्व अनुसंधान, इसमें क्या होता है, स्व अनुसंधान समाहित होता है, ठीक है। हम इसका जो मीनिंग है उसको इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। एनालिसिस मीन्स टू ब्रेक, टू सेपरेट एंड टू अनलूज थिंग्स दैट आर टुगेदर। इन एनालिटिकल मेथड वी स्प्लिट द मटेरियल और प्रॉब्लम प्रेजेंटेड into the component parts. Analysis is often identified with induction and synthesis with deduction. Analysis is the method of discovering the solution of a problem and heuristic attitude is simply in it. विश्लेषण के प्रत्येक चरण में हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि इससे सीखने की प्रक्रिया सुविधापूर्ण होगी या इससे समाधान तक पहुंचने में सहायता मिलेगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारी इससे हम इस विधि में ज्ञात करना होता है या सिद्ध करना होता है, उससे आरंभ करते हैं। इससे ज्ञात करने के लिए, हम सिद्ध करने के लिए पहले हमें क्या ज्ञात करना चाहिए उसके बारे में खोजते हैं, ठीक है। इस विधि का प्रयोग जो है वो उसकी जो कार्यविधि वो किस प्रकार से की जाती है, जब किसी साधे को हल करना हो। नंबर 2, जब रेखागणित में किसी रचना का कार्य करना हो। नंबर 3, यह अंक गणित में किसी नवीन समस्या को हल करना हो। इस विधि में प्रत्येक पद का अपना महत्व होता है और अपना आधार होता है, इसलिए किसी समस्या का विश्लेषण ठीक प्रकार से करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम विश्लेषण विधि की। विश्लेषण विधि में जटिल समस्याओं को सरल समस्याओं में विभक्त किया जाता है। इन सरल समस्याओं को बालक सरलता से हल कर सकते हैं तथा समझ भी सकते हैं। विश्लेषण कार्य अधिक होने के कारण सुंदर नहीं लगता, लेकिन यह भी है कि ऐसी विधि जो गणितीय क्रिया के पहले या पहलू को पूरा विवरण कर देती है। भले ही बालक इस विधि में काम करने से पहले कम सफलता प्राप्त करें, फिर भी यह विधि कमजोर विद्यार्थियों को अच्छी लगती है, क्योंकि इससे वे अधिकतर कार्य स्वयं करते हैं। ऐसा ज्ञान उनके लिए स्थायी होता है। संश्लेषण विधि में जब हम कभी भी परिमेय का सत्यापन करना होता है, किसी भी परिमेय का, तो हम अनुमान के आधार पर उसका निष्कर्ष निकालते हैं। लेकिन संश्लेषण में एक कथन की सत्यता की जांच होती है, परंतु इससे प्रस्तुत पाठ का सही या वास्तविक ढांचा ज्ञात नहीं होता। इस प्रकार संश्लेषण विधि परिमेय का सत्यापन तो करती है, परंतु उसकी व्याख्या नहीं करती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो
संश्लेषण विधि है। संश्लेषण विधि का जो संश्लेषण का अर्थ होता है दो या अधिक वस्तुओं को इकट्ठा करना, ठीक है। और विश्लेषण का क्या था कि जो वस्तुएं उनको तोड़ना, उनको अलग अलग करना और इसमें उनको एकत्रित करना, उनको जोड़ना, ठीक है। मतलब कि उनको आपस में जोड़ना है, दो या दो से अधिक वस्तुओं को। यह विधि संश्लेषण पर कार्य पर आधारित है। संश्लेषण का अर्थ होता है अलग अलग भागों को जोड़ना। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की और इस विधि को हम ज्ञात से अज्ञात की विधि भी कहते हैं। जब कोई समस्या सामने आती है तो सबसे पहले दी गई समस्त सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है, फिर उसे हल करते हैं। संश्लेषण में एक तथ्य की सत्यता की जांच की जाती है, परंतु उससे प्रस्तुत समस्या का वास्तविक रूप ज्ञात नहीं होता है। यानी कि अगर हमने कोई भी चीज़ सत्यापित करनी है तो हम उसको सिद्ध नहीं कर सकते, ठीक है। गणित शिक्षक को ज्यामिति तथा रेखागणित शिक्षण करते समय विश्लेषण तथा संश्लेषण दोनों विधियों का एक साथ प्रयोग करना चाहिए। सर्वप्रथम समस्या का विश्लेषण करना चाहिए, जिससे छात्र यह जान सके कि कोई रचना कार्य किसी पद का उपयोग क्यों किया गया है तथा समस्या का हल ज्ञात करने के लिए उससे क्या सहायता मिलेगी। इस विधि द्वारा प्रस्तुत हल संगठित, क्रमबद्ध तथा सरलता से समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए देखो, फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि हमें ए, बी और सी में संबंध स्थापित करना है तो संश्लेषण विधि में हम तर्क करते हैं, क्योंकि ए सत्य है और बी सत्य होगा, इसलिए सी भी सत्य होगा। लेकिन विश्लेषण विधि में हम किसी कथन को इस प्रकार तर्क करते हैं कि सी के सत्य होने के लिए, ठीक है, सी के सत्य होने के लिए बी सत्य होना चाहिए, बी सत्य होने के लिए ए सत्य बी सत्य होने के लिए ए सत्य होना चाहिए, क्योंकि ए हमको सत्य ज्ञात है, इसलिए तो सी भी क्या होगा, सत्य होगा। ये इसका एक अच्छा उदाहरण था। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं विश्लेषण विधि की विशेषता या उनके गुणों के बारे में। विश्लेषण विधि के गुण, मेरिट्स ऑफ एनालिटिकल मेथड इन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो चलिए पहला है तर्कपूर्ण विधि, लॉजिकल मेथड। यह तर्कपूर्ण विधि है, यह विद्यार्थी में किसी प्रकार की चिंता नहीं छोड़ती और उसे पूरा विश्वास करा देती है। नंबर 2, समझने और अनुसंधान करने के लिए उपयोगी, यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्कवरी। यह विधि समझने तथा अनुसंधान करने के लिए बहुत उपयोगी है। यह तर्क तथा न्याय पर आधारित है। नंबर 3, जटिल ज्ञान के लिए विशेष रूप से उपयोगी, स्पेशली यूजफुल फॉर कॉम्प्लेक्स नॉलेज। जटिल ज्ञान में जब विषय के विभिन्न अंगों का परस्पर संबंध स्पष्ट ना हो तो यह विधि विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होती है। इसके अलावा भी है इसकी कुछ गुण, वो है जैसे कि साध्य की उत्पत्ति बालक के लिए रहस्यात्मक नहीं रह पाती है, ठीक है। उसके बाद है कि बालकों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति और निर्णय शक्ति का विकास होता है। और इस विधि में क्या होता है, विद्यार्थी में अन्वेषण करने की क्षमता एवं आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। इस विधि से विश्लेषणात्मक विधि का उपयोग तभी संभव है जब हमें ज्ञात तथ्यों तथा अज्ञात निष्कर्षों की जानकारी हो। नेक्स्ट है हमारा, प्रत्येक अध्यापक इस विधि के प्रयोग में सफल नहीं हो सकता है। इस विधि द्वारा शिक्षण करने पर पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूरा नहीं किया जा सकता। यह विधि, अब हम बात करते हैं इस विधि के कुछ दोषों की। नंबर 1, लंबी विधि। कई बार विश्लेषणात्मक विधि बहुत लंबी हो जाती है कि इससे बहुत अधिक समय और श्रम लगता है। नंबर 2, सभी प्रकरणों के योग्य नहीं है, नॉट एप्लीकेबल टू ऑल टॉपिक्स। यह विधि कभी प्रकरणों के लिए समान रूप से उपयोगी नहीं हो सकती। नंबर 3, न्यून कुशलता, मतलब कि लो एफिशिएंसी। इस विधि द्वारा कुशलता एवं गति प्राप्त करना कठिन है। इसके बाद इसके कुछ और भी दोष है, जैसे इस विधि से हल ज्ञात करने में अधिक समय लगता है। नंबर 2, इस विधि में सीखने की मात्रा संश्लेषण विधि की तुलना में कम होती है। यह विधि छोटे बालकों के लिए अधिक उपयोगी नहीं होती है और इस विधि का प्रयोग निर्धारित समय में पाठ्यक्रम को समाप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये तो थे विश्लेषण विधि के गुण और दोष। तो चलिए अब हम बात करते हैं संश्लेषण विधि की।
इसका मैंने आपको संश्लेषण विधि का अर्थ बताया था कि संश्लेषण विधि क्या होती है। संश्लेषण विधि का अर्थ होता है दो या अधिक वस्तुओं को एकत्रित करना, यानी कि निगमन के साथ संबंध किया जाता है। ये प्रयासों और अशुद्धियों को छोड़ते समय अनुसंधानी समाधान को स्पष्ट रूप से लिखने तथा प्रस्तुत करने की विधि है। संश्लेषण विधि यह संश्लेषण ही है जो विश्लेषण के उद्देश्यों को पूरा करती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके संश्लेषण विधि के गुणों की। संश्लेषण विधि के गुण, नंबर 1, तेज और सीधी, क्विक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। यह तेज और सीधी विधि है, इसमें समय की बचत होती है। नंबर 2, स्मृति का विकास, डेवलप मेमोरी, यह स्मृति को विकसित करती है। नंबर 3, सूचना में वृद्धि, प्रमोट इंफॉर्मेशन, यह सूचना में वृद्धि करती है। संश्लेषण विधि की कुछ और भी विशेषताएं या गुण हैं, जैसे यह विधि सरल, सूक्ष्म और क्रमबद्ध होती है। ठीक है, यह मनोवैज्ञानिक विधि है, इसमें प्रयुक्त शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर विद्यार्थियों के लिए सुविधाजनक होते हैं। ठीक है, यह विधि विश्लेषण विधि से सरल है। विश्लेषण विधि के पश्चात संश्लेषण विधि का उपयोग आवश्यक है। यह विधि विश्लेषण विधि की पूरक होती है। ठीक है, और लास्ट में इस विधि द्वारा प्रस्तुत हल या उत्पत्ति छात्रों को सहज और समझ में आ जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं संश्लेषण विधि की कुछ दोषों की। संश्लेषण विधि के कुछ दोष, जैसे रट्टे को प्रोत्साहन, इनकरेज फ्रेमवर्क। संश्लेषण विधि में रट्टे को प्रोत्साहित करती है, यह मौलिकता का विकास नहीं करती है। नंबर 2, अनुसंधान का अभाव, नो ह्यूरिस्टिक अप्रोच, इसमें आत्मविश्वास की भावना का अभाव होता है। यह विधि चिंतनशील तथा अनुसंधानशील व्यक्ति के लिए नहीं होती है। नंबर 3, भूली हुई बातें, फॉरगेटन स्टेप्स, इसमें भूली हुई बातों को याद करना तथा उनकी पुनः रचना करना आसान नहीं होता है। ठीक है, और इसके अलावा इसके कुछ और दोष भी है, जैसे इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी नहीं होता है, यह नीरस और निर्जीव होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, इस विधि में छात्रों की तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति और सोचने की शक्ति का विकास नहीं हो पाता। नेक्स्ट है, यह विधि सिद्ध करती है कि यह विधि सिद्ध तो कर सकती है किंतु उसको समझा नहीं सकती। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा दोष है कि वो सिद्ध तो कर सकती है, प्रूफ तो कर सकती है, बट उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकती। उसके बाद किसी साध्य व समस्या का हल संश्लेषण विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो चलिए, ये तो थे हमारे विश्लेषण और संश्लेषण विधि का मीनिंग। ठीक है, और उसके गुण दोषों के ऊपर हमने बात की। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम पे, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एनालिटिकल मेथड एंड सिंथेटिकल मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि में अंतर। देखो, संश्लेषण विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर आगे बढ़ते हैं, विश्लेषण विधि ज्ञात से अज्ञात से ज्ञात की ओर। ठीक है, नंबर 2, संश्लेषण विधि में प्रक्रिया के छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक संयुक्त इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और जो विश्लेषण विधि है, इसमें क्या होता है, इसमें विश्लेषण प्रक्रिया को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर लिया जाता है। उसके बाद नंबर 3, इसमें अध्यापक अधिक क्रियाशील रहता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय रहता है। जो विश्लेषण विधि है, इसमें अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही चिंतन तथा क्रिया में भाग लेते हैं। संश्लेषण विधि के प्रयोग से विद्यार्थियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाता है, लेकिन विश्लेषण विधि में एक वैज्ञानिक और अनुसंधान की विधि है, और संश्लेषण विधि एक तार्किक व्याख्या की विधि है, और जो विश्लेषणात्मक विधि है वो मनोवैज्ञानिक विधि है। उसके बाद जो संश्लेषण विधि है, इसमें विद्यार्थी को पहले से तैयार सामग्री उपलब्ध हो जाती है तथा अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता, लेकिन विश्लेषण विधि में विद्यार्थी ज्ञान की खोज स्वयं करते हैं। संश्लेषण विधि में किसी भी समस्या को हल करने में प्रयुक्त विभिन्न क्रियाओं को करने का कोई ठोस कारण नहीं होता है, लेकिन जो विश्लेषण विधि है, इसमें समस्या को हल करने में प्रत्येक क्रिया को करने का एक विशेष कारण होता है। ठीक है, संश्लेषण विधि में केवल बालक की स्मृति पर जोर दिया जाता है, और विश्लेषण विधि में बालक को तर्क एवं निर्णय लेने के अवसर उपलब्ध होते हैं। जो संश्लेषण विधि है वो एक सूक्ष्म और सुंदर विधि है, और विश्लेषण विधि एक लंबी और कुछ अटपटी विधि है। ठीक है, संश्लेषण विधि विद्यार्थियों को विषय का उथला ज्ञान ही प्राप्त करवाती है, विश्लेषण विधि विद्यार्थियों को विषय का बारीकी के साथ अध्ययन करने और अवसर करवाती है। ठीक है,
संश्लेषण विधि एक अनियमित विधि है और विश्लेषण विधि एक नियमित विधि है। संश्लेषण विधि किसी नियम, सिद्धांत या क्रिया को भूल जाने पर विद्यार्थी उसे पुनः स्मरण करने में असमर्थ होते हैं, लेकिन विश्लेषण नियम, सिद्धांत तथा क्रिया के भूल जाने पर विद्यार्थी फिर खोज कर लेते हैं। ठीक है, जो संश्लेषण विधि है वो नीरस तथा निर्जीव विधि है, लेकिन जो विश्लेषण विधि है वो एक सजीव और रोचक विधि है। तो हम उपरोक्त हमने ये दोनों चीज़ें पढ़ी, विश्लेषण और संश्लेषण विधि। ठीक है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि विश्लेषण विधि के प्रयोग के बिना संश्लेषण विधि का प्रयोग केवल सैद्धांतिक रह जाता है। विश्लेषण विधि के बाद संश्लेषण विधि का प्रयोग करने पर हम बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। वास्तव में ये दोनों विधियाँ एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए ज्योमेट्री टीचिंग से पहले विश्लेषण विधि का प्रयोग करना चाहिए, बाद में संश्लेषण विधि का। शुल्केजे के अनुसार विश्लेषण एक अनुसंधान की विधि है, जबकि संश्लेषण सुंदर रूप से प्रस्तुतिकरण की विधि है। अकॉर्डिंग टू शुल्जे, एनालिसिस इज द मेथड ऑफ डिस्कवरी, सिंथेसिस इज द मेथड ऑफ कंसिस एंड एलिगेंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यंग के अनुसार संश्लेषण विधि में सूखी घास के ढेर में से एक सुई या तिनका निकाला या ढूंढा जाता है, जबकि विश्लेषण विधि स्वयं सुई या तिनका घास के ढेर से बाहर निकालना चाहता है। धन्यवाद।